गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 12 मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मींस पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, हमने अपना जो चैप्टर 11 था और 10th और 11th चैप्टर में पढ़ा था कि पहले 10th की बात कर लेते हैं। हमने अपने चैप्टर 10th में पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, और उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें थी। सिर्फ हम मेन चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि इस चैप्टर में रिलेटेड है। तो चैप्टर 11th में हमने पढ़ा था सप्लाई कर्व के बारे में, ठीक है। और उससे पहले चैप्टर 4th और 5th में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई की नीड है यहाँ पे इस चैप्टर में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो चैप्टर देखने पड़ेंगे एक बार, ताकि डिमांड का पता हो आपको, इंक्रीमेंट डिमांड का जो इंक्रीज या डिक्रीज होना पता हो, सप्लाई कर्व उसका इंक्रीज डिक्रीज, और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, वहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की क्या पोजीशन होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है मार्केट इक्विलिब्रियम, अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है तो वो कैसे मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि संतुलन कीमत से क्या अभिप्राय है, मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, और इक्विलिब्रियम प्राइस का डिमांड और सप्लाई पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी डिमांड और सप्लाई में अगर चेंज हो तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट होगा। इस तरह से भी हो सकता है ये कि संतुलन कीमत क्या होती है, और मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ हैं, यानी जो डिमांड आपकी जो मार्केट फोर्सेज हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट डालती हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और ये डिसाइड कैसे किया जाता है। ऐसे भी मिल सकता है आपको ये कि एक पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, मीन्स प्राइस इक्विलिब्रियम कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में। डायग्राम की हेल्प से समझाइए। और ये ऐसे भी हो सकता है कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन से बाजार जो कीमत है या संतुलन जो कीमत है, बाजार संतुलन कीमत या बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है, पूर्ति व मांग में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन HVSC में कई साल आया है, ठीक है। देखिए, ये HVSC में 2011 में आया था, 2 में आया था, 5, 9, 8, 13, 14, 10, 11, 12, 15 और 2012-13। तो आप लगा लीजिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, बाजार संतुलन क्या होता है, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम is a situation of the market in which demand for a commodity is exactly equal to its supply corresponding to a particular price, means एक निश्चित कीमत पर ये एक निश्चित प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस बोल दिया, एक निश्चित कीमत पर मार्केट इक्विलिब्रियम बाजार संतुलन मार्केट की वो स्थिति होती है, ठीक है। मार्केट की वो कंडीशन जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति दोनों बराबर हो, मीन्स मार्केट में जिस पोजीशन पर, जिस प्राइस पर किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति आपस में बराबर होती है, वह मार्केट इक्विलिब्रियम बाजार संतुलन कहलाता है।
सेकंड आता है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, संतुलन कीमत। वो बाजार संतुलन था, ये संतुलन कीमत है। तो देखिए बाजार संतुलन में क्या था कि मार्केट की जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो इक्वल हो। तो संतुलन कीमत क्या है, जिस कीमत पर किसी वस्तु की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल होती है, किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है, वही आपका संतुलन कीमत होता है। गेटिंग। तो संतुलन कीमत क्या थी कि वो कीमत जिस पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो। कर्व है इसका, कर्व पढ़ेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, डिटरमाइन कैसे होता है। देखिए परफेक्ट जो कंपटीशन होता है, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, उसमें जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, जो संतुलन कीमत होती है, वो मार्केट की दो फोर्सेज होती हैं जिनके द्वारा डिसाइड की जाती है। मार्केट की दो शक्तियाँ जिन्हें बाजार शक्ति कहते हैं, और वो होती है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, यानी बाजार पूर्ति और बाजार मांग। मांग और पूर्ति के बारे में आप जानते हो, लेकिन बाजार मांग और बाजार पूर्ति क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो मार्केट डिमांड क्या है? Market demand refers to the sum total of demand for a commodity via all the buyers in the market. Means मार्केट में सभी बायर्स, यानी जितने भी बायर्स हैं वहाँ खरीदने वाले बायर्स के द्वारा जो वस्तु की टोटल डिमांड की जाती है, यानी जितनी भी वस्तुएं खरीदी गई हैं उन सब का जो जोड़ होता है वह होता है मार्केट डिमांड। और मार्केट सप्लाई जो फर्म्स हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं उनके द्वारा किसी वस्तु की जितनी भी पूर्ति की गई है दैट इज मार्केट सप्लाई। गेटिंग। तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, जो डिमांड और सप्लाई हैं, ये दोनों बाजार की दो फोर्सेस हैं, और इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम निकालने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। देखिए इसमें कर्व दे रखा है, ज़रा देखिए कर्व को, टेबल देखिए पहले। टेबल में एक कॉलम में प्राइस है 1 2 3 4 5, एक कॉलम में डिमांड दिया गया है 50 40 30 20 10। क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इस वजह से जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होती जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में सप्लाई दे रखी है, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ती जाएगी। कर्व देखिए, कर्व में आप बताओगे कि वाई ओ जो एक्सिस है वहाँ पर किसी वस्तु की कीमत प्राइस ली गई है, और ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी जो है वो डिमांड की भी है और वो सप्लाई की भी है। तो देखिए 3 पर जब कीमत 3 है 3 है तो डिमांड भी 30 है और सप्लाई भी 30 है। तो डी डी कर्व यानी डिमांड कर्व और एस एस कर्व सप्लाई कर्व दोनों को ई पॉइंट पर आपस में काटते हैं। तो जो ई पॉइंट है दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और जो 3 जो प्राइस था दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। गेटिंग। ई जो है वो संतुलन बिंदु है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं तो ये संतुलन बिंदु है। और किस कीमत पर है ये 3, जब वस्तु की कीमत 3 रुपीज़ है तो 3 रुपीज़ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो 3 जो रुपीज़ होगा दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। गेटिंग। अब देखिए इसकी अजम्पशंस क्या हैं, क्या मान्यताएं हैं। मान्यताएं होती हैं हमारे पास काफ़ी सारी, लॉ ऑफ डिमांड में भी था, सप्लाई में भी है, और मान्यताएं इसलिए दी जाती हैं ताकि रूल्स को प्रॉपर फॉलो किया जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहती है ये।
नंबर 1, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड और दैट डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। कहता है कि वस्तु की कीमत और जो उसकी मांग होती है, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है और नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ नीचे झुका हुआ होता है। ये हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। सेकंड कहता है कि जो प्राइस होता है वो और किसी वस्तु की सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है और पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से जो ये कर्व होता है यह ऊपर की तरफ होता है, अपवार्ड होता है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट सॉरी, ठीक है, ऊपर की तरफ होता है। ये हमें सप्लाई कर्व में पढ़ा था। अब थर्ड कहता है फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली। जो वस्तु की, जो हमारे पास मार्केट की जो दो फोर्सेज होती हैं, डिमांड और सप्लाई, ये वे बिल्कुल फ्री होकर काम करेंगी। किसी तरह का इन पर कोई प्रेशर नहीं होगा किसी भी चीज़ का, ना गवर्नमेंट का, ना प्रोड्यूसर, ना कंज्यूमर। ओके, तो 3 मान्यताएं थी। अब देखिए, अब शुरू होता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और इक्विलिब्रियम प्राइस। वो ऑन था, वो बाय मिस्टेक और लिख गया है, कोई बात नहीं। ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस है मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। कि मांग पर अगर हम इफेक्ट डालते हैं तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब ये कल मैं आपको समझाती हूँ, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर ऑन है, मैं इसको ऑन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा जो दिखा हुआ है हमें YOX, ठीक है। YO जो एक्सिस है, यहाँ पर हमने लिया है किसी वस्तु की कीमत और OX एक्सिस पर लिया है हमने क्वांटिटी। और ये जो क्वांटिटी है ये आपकी सप्लाई की भी है और ये डिमांड की भी है। यहाँ पर आपको जो ये DD कर्व दिख रहा है, DD कर्व, यह है आपका मांग वक्र है, क्योंकि मांग वक्र का जो स्लोप होती है, जो शेप होती है, ऐसी होती है। और SS आपका पूर्ति वक्र है। SS और DD कर्व दोनों E बिंदु पर काटते हैं, तो E बिंदु हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन, इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलित बिंदु। और इस पर जो प्राइस है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलित कीमत। और इस पर जो क्वांटिटी है दैट इज Q, यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम मात्रा। ओके, तो हमने पहले नॉर्मल कर्व बनाया SS और DD का, और प्राइस ये रहा। अब देखिए क्या कहता है कि डिमांड के चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो डिमांड है बढ़ गई, बढ़कर, जब पता है आपको डिमांड जब इंक्रीज होती है तो वो राइट की तरफ खिसक जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो DD से D1 हो गया। सप्लाई को आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि सप्लाई के बारे में कुछ नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ कहा है कि डिमांड में चेंज होने पर क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने पहले डिमांड को इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करने के बाद देखिए यहाँ पे काटता है ये सप्लाई कर्व को। अब तो नई जो कीमत होगी दैट इज P1 और नई जो क्वांटिटी होगी दैट इज Q1। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब आपकी सप्लाई जो पूर्ति है वो एज इट इज रहती है और किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, तो जो संतुलित बिंदु है वो E से खिसक कर E1 हो जाता है और संतुलन जो मात्रा कीमत होती है वो OP से बढ़कर OP1 हो जाती है और संतुलित की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। ठीक है, और जब हम डिमांड को डिक्रीज करते हैं तो डिमांड यहाँ पर कम हो गई है, D1 DD से D2 D2 हो गई है। तो अब आप देखिए जो नया जो D2 कर्व आया है वो सप्लाई को यहाँ पर
E2 पर काट रहा है, तो नया प्राइस P2 और नई मात्रा Q2। तो आपने देखिए प्राइस भी कम हो गया है और क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जब मांग बढ़ती है तो वस्तु की इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाता है और इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है, जो संतुलन मात्रा है, वो बढ़ जाती है। और जब मांग कम होती है तो संतुलित कीमत भी कम हो जाती है और संतुलन की मात्रा भी कम हो जाती है। गेटिंग? ये फैक्ट समझ में आया आपको? अब है चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस और मांग में परिवर्तन। अभी मांग में आपने परिवर्तन पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर क्या था, सप्लाई कर जो था वो अपना नॉर्मल था। अब यहाँ देखते हैं कुछ चेंज होगा और एक्सेप्शनल सिचुएशन कहिए यहाँ पर, इसका मतलब कोई स्थिति थोड़ी चेंज होगी, अपवाद होगा कुछ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो जो सप्लाई कर था वो नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर सप्लाई कर इलास्टिक और इनइलास्टिक की पोजीशन में है। तो फर्स्ट है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो। जब पता है आपको कोई भी चीज़ लोचदार होती है यानी इलास्टिक होती है तो वो ओ एक्स अक्ष के पैरेलल होती है। तो यहाँ डायग्राम में वाई ओ एक्सिस पर प्राइस लिया है, ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली है, एस एस जो दिख रहा है पी से जो एस एस पॉइंट जा रहा है ये आपका है इन सप्लाई कर। क्योंकि सप्लाई कर वैसा क्यों है, क्योंकि हमने की पढ़ा था ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ये इलास्टिसिटी भी पढ़ी थी हमने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो परफेक्टली इलास्टिक कब होती है, जब वो ओ एक्स अक्ष के पैरेलल होता है। और हमें बताना भी यही है कि जो सप्लाई है वो इलास्टिक होगी। तो हमने सप्लाई कर को बिल्कुल इलास्टिक कर दिया है, यानी ओ एक्स अक्ष के पैरेलल किया। तो ये हमारा डी डिमांड कर्व था। जब डी डिमांड कर्व था तो क्वांटिटी क्यू थी, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट था और ओ पी जो आपको दिख रहा है ये ओ पी, ये आपकी संतुलित कीमत थी। अब डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होगी तो राइट की तरफ शिफ्ट होगी। ये देखो ये जो डी वन दिख रहा है आपको, ये डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ, डिमांड बढ़ी है। तो डिमांड के बढ़ने पर देखो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई था वो E1 हो गया, ठीक है। और जो क्वांटिटी OQ थी वो OQ से बढ़कर OQ1 हो गई, लेकिन प्राइस पहले भी P था और अभी भी P है, तो प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि जब पूर्ति पूर्णता लोचदार हो और वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम बिंदु E से खिसककर E1 हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो नो चेंज रहेगा। अब इस कंडीशन में देखिए सेम ऐसे ही है, यहाँ पर हमने दिखाया डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पर डिमांड डिक्रीज हो रही है, डी से D2 1 इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों एक साथ ही है, अलग अलग करके समझाया है आपको। तो डिमांड डिक्रीज होकर D2 हो गई है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 हुआ, जो इसकी जो क्वांटिटी थी दैट इज Q और Q2। तो जो क्वांटिटी थी पहले वो Q थी OQ, लेकिन मांग के कम होने से क्वांटिटी कम होकर Q2 हो गई, ठीक है। लेकिन प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो नॉर्मली क्या कहेंगे हम, जब वस्तु की पूर्ति परफेक्टली इलास्टिक मीन्स पूर्णतः लोचदार होती है, तब मांग के बढ़ने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है और मांग के कम होने से मांग की या जो भी मात्रा है क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, प्राइस चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आपको ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो कर्व आपके माइंड में होना चाहिए, देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पॉइंट में है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जब पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो। बेलोचदार होती है यानी इनइलास्टिक होती है, तो इसकी जो कंडीशन होती है दैट इज पैरेलल टू OX, ठीक है। अब ये आपको जो दिख रहा है दैट इज SS जो है आपका, ये आपका सप्लाई कर रहा है। इनइलास्टिक है तो
y के पैरेलल होगी, यानी इक्वल टू 0। तो वाई ओ एक्सिस पर हमने प्राइस लिया है दोनों तरफ, ओ एक्स एक्सिस पर दोनों तरफ क्वांटिटी है, वो भी डिमांड की और सप्लाई की। ठीक है, अब देखिए डी डी जो है वो डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व शेप ऐसी होती है ना, लेफ़्ट टू राइट और नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होते हुए। तो जब डिमांड डी डी से बढ़कर डी वन हो गई है, तो आप देखिए प्राइस ओपी से बढ़कर ओपी वन हो गया, क्योंकि जब डिमांड बढ़ी है, पहले हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था दैट इज ई। ठीक है, पहले हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो हमारे पास ई था। तो क्योंकि जो डिमांड कर्व है, नॉट दिस ई, ये वाला ई नहीं था, ये वाला ई था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दूसरे कट कर रहे हैं, तो जो संतुलित कीमत थी वो ओपी थी। लेकिन अब क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई, डी वन हो गई। तो अब ये जो नई डिमांड है वो सप्लाई कर्व को यहाँ ईवन बिंदु पर काट रही है, और ईवन बिंदु पर देखिए प्राइस बढ़ गया है। प्राइस बढ़कर ओपी से ओपी वन हो गया है। गेटिंग? अब यहाँ देखिए सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर ये आपका एक्चुअल डी डी कर्व था। अब यहाँ पर डिमांड कम हो गई है, डी टू हो गई है। तो पहले ये एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे थे, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब नई जो डिमांड करवाया है वो सप्लाई कर्व को E2 पर कट करता है, तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए प्राइस कम हो गया, लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्वांटिटी जो है हमारी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में जब पूर्णता बेलोचदार परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, तो मांग के बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है और मांग के कम होने पर कीमत कम हो जाती है। लेकिन जो संतुलन या संतुलित जो मात्रा होती है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। संतुलित जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर? अब रहता है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये क्या कहता है कि अब हमारा सप्लाई जो था उसमें तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, सिर्फ डिमांड चेंज हुई थी। अब सेम यही जो तीनों जो कंडीशंस हुई हैं, तीनों कंडीशंस वो होंगी सप्लाई के साथ, लेकिन अब यहाँ डिमांड कांस्टेंट रहेगी। डिमांड कांस्टेंट रहेगी, कहीं इलास्टिक होगी, कहीं वो इनइलास्टिक होगी। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। देखिए वाई ओ एक्सिस हमने लिया है। ठीक है, वाई ओ पर प्राइस लिया है, ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, एस एस दिस वन एस एस सप्लाई कर्व है, और डी डी पूर्ति एस एस सप्लाई कर्व है और डी डी डिमांड कर्व है। एस एस और डी डी दोनों को ई बिंदु पर काटते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम की जो कीमत हो जाएगी ओपी और क्वांटिटी ओक्यू। ठीक है, अब देखिए डिमांड को तो हमें टच नहीं करना, अब हमें सप्लाई को बढ़ाना है। सप्लाई को हमने बढ़ाकर एस एस से एस वन कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब ये जो नया सप्लाई कर रहा है वो डिमांड को E1 पर काटता है, तो क्या इफेक्ट पड़ा, क्वांटिटी तो बढ़ गई, साथ में प्राइस कम हो गया। तो जब पूर्ति की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो वस्तु की जो कीमत थी, जो संतुलित कीमत थी, वो कम हो जाती है और संतुलन की मात्रा बढ़ जाती है। यही हुआ है
कीमत कम होकर OP से OP1 हो गई है और क्वांटिटी बढ़ गई है Q से Q1। देखो यहाँ कम हुई है तो एरो नीचे की तरफ शो होगा, यहाँ पर ज़्यादा हुआ है तो एरो आगे की तरफ दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग सप्लाई है, वो इंक्रीजिंग सप्लाई था। तो पहले जो कर्व है वो SS और DD दोनों को ई बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, ये रहा। OP संतुलित कीमत है, OQ संतुलित मात्रा है, E इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब सप्लाई कम हो जाती है, कम होने से देखिए नया पॉइंट E1 यहाँ आता है, तो प्राइस बढ़ गया है, क्वांटिटी की मात्रा कम हो गई है। तो डिक्रीजिंग सप्लाई की वस्तु की अगर पूर्ति में कमी की जाए तो संतुलित की जो मात्रा होती है वो OP से बढ़कर OP1 हो जाती है और संतुलित कीमत OQ से कम होकर OQ1 हो जाती है। गेटिंग? समझ में आया? तो आप कैसे समझाओगे इसे कि जब डिमांड में कोई चेंज ना हो और सप्लाई को बढ़ाया जाए तो संतुलित कीमत बढ़ जाती है और संतुलन की मात्रा कम हो जाती है, और जब सप्लाई को कम किया जाता है तो संतुलित कीमत बढ़ जाती है और संतुलन की मात्रा कम हो जाती है। इंक्रीज में क्या हुआ था, कीमत कम हुई थी, डिक्रीज में कीमत बढ़ी है। ओके, अब है चेंज इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। वही सम एक्सेप्शनल यहाँ पर भी हैं। अब क्या है, अब डिमांड जो है कहीं इलास्टिक होगी कहीं इलास्टिक, जैसे कि हमने पहले किया था। देखिए, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जब मांग पूर्णतः, परफेक्टली इलास्टिक मीन्स पूर्णतः बेलोचदार हो, तो पूर्णतः लोचदार हो, सॉरी इलास्टिक है ना, पूर्णतः लोचदार हो, तो ये आपका DD कर्व हो जाएगा दोनों सिचुएशन में। ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है, SS। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पर सप्लाई को बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़कर S1 हो गई, देखिए प्राइस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, ये जो P पॉइंट था दैट इज DD, प्राइस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन जो क्वांटिटी पहले Q थी वो बढ़कर Q1 हो गई। ठीक है, तो जब वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो और कीमत कम हो, सप्लाई बढ़ जाती है, तो प्राइस पर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही जब डिमांड पूर्णतः लोचदार हो और वस्तु की जो सप्लाई है वो कम हो जाए, SS से SS2 हो रही है ना, तो कीमत पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। तो क्या कहेंगे हम, जब डिमांड यानी मांग पूर्णतः लोचदार हो तो पूर्ति के बढ़ने से उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और पूर्ति के कम होने से क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में प्राइस पर कोई चेंज नहीं आता। अब थर्ड है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो। बेलोचदार में देखिए दैट इज DD कर्व, ठीक है, SS आपका सप्लाई कर्व है, ये पहले इस बिंदु पर टच कर रहे हैं, ये E बिंदु हो गया, तो E बिंदु पर देखिए प्राइस OP है, सप्लाई के बढ़ने पर क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो पहले भी Q थी और अभी भी Q है, लेकिन प्राइस कम हो गया है। यहाँ पर सप्लाई के कम होने पर प्राइस तो बढ़ा है लेकिन क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो क्या इसका निकलेगा कंक्लूजन कि जब पूर्ति तो चेंज करना है ना, जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो, इलास्टिक बेलोचदार होता है ना, तो जब बेलोचदार होता है तो कोई भी चीज़ OX अक्ष के पैरेलल होती है और लोचदार होती है तो जब बेलोचदार होता है तो OY के पैरेलल होता है, और जब लोचदार होता है यानी इलास्टिक होता है तो OX अक्ष के पैरेलल, क्योंकि OX अक्ष के जब पैरेलल होता है तो इक्वल इन्फिनिटी होता है,
और जब वो ओ वाई के पैरेलल होता है तो इक्वल 0 होता है। ठीक है, बेरोजगार में 0 होता है। तो जब मांग पूर्णतः बेरोजगार हो तो पूर्ति के बढ़ने से संतुलित जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, और पूर्ति के कम होने से संतुलित कीमत बढ़ जाती है, लेकिन क्वांटिटी है जो मात्रा है उस पर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मैं ये आपको विद एक्सप्लेनेशन हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी इसके क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक मार्क्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक वैसे भी। तो आपको इसको अच्छे से करना है। कर्व की प्रैक्टिस आपको करनी है, जब तक कर्व हाथ से नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो।